हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उसका पार्ट 5 आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो हैं एल्डिहाइड कीटोन के डिस्कस की थी। उसी को हम पार्ट 5 में भी और कंटिन्यू करें। देयर आर सर्टेन मोर इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नो नेजल रिएक्शन, नो नेजल अभिक्रिया। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो अधिकतर रिएक्शंस हैं उसमें किसी न किसी तरह से कोई न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, नाभिक स्नेही जनरेट होता है, और वो नाभिक स्नेही कार्बोनिल यौगिकों में जो कार्बोनिल समूह का धनात्मक कार्बन है, पॉजिटिव सेंटर कार्बन है, उस पर अटैक करके और फिर फाइनली जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है वो देता है। तो नो नेजल रिएक्शंस जो है इसमें एल्डिहाइड्स की क्रिया रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स से। अब रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स क्या है, वैसे सेकेंड ईयर में हम डिस्कस कर चुके हैं। मिथाइलिन ग्रुप इज CH2 विद 2 फ्री वैलेंसेस, ये मिथाइलिन ग्रुप है। अब ये मिथाइलिन ग्रुप यदि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स से, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से जुड़ा हुआ हो, तो ये जो हाइड्रोजन है मेथिलीन समूह का, ये रिएक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। तो इस तरह के कंपाउंड को रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स कहते हैं। और उसमें मेलोनिक एस्टर, ये है मेलोनिक एस्टर CH2 COOC2H5 COOC2H5। तो जब एल्डिहाइड की क्रिया सक्रिय मेथिलीन यौगिक जैसे कि मेलोनिक एस्टर से की जाती है किसी कार्बनिक क्षार जैसे कि पिरिडीन की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक बेस लाइक पिरिडीन, और फिर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है इसकी रिएक्शन से उसका जल अपघटन किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, और फिर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको गर्म किया जाता है, तो उससे अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। अब कैसे? ये एल्डिहाइड है, इसकी मेलोनिक एस्टर से क्रिया कर रहे हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो यहां से ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक हो जाते हैं और इस तरह का उत्पाद प्राप्त होता है। अब इस उत्पाद का जल अपघटन करने पर जो दोनों एस्टर समूह हैं वो एसिड समूह में परिवर्तित हो जाते हैं और ये उत्पाद प्राप्त होता है। अब इस उत्पाद में एक ही कार्बन पर 2 COH समूह है। Whenever 2 COH groups are present on same carbon, तो उस केस में वो कंपाउंड अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। उसको थोड़ा सा गर्म करने पर उसमें विकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाता है और इस तरह का अम्ल प्राप्त होता है। और इसमें अल्फा और बीटा कार्बन, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद वाला कार्बन वो अल्फा, उसके बाद वाला बीटा कार्बन कहलाता है। तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इस अभिक्रिया में प्राप्त होता है। अब यदि हम इस अभिक्रिया में एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, यानी कि इसमें R की जगह CH3 है, दिस इज CH3 ग्रुप, R is CH3, तो उस केस में क्रोटोनिक अम्ल या क्रोटोनिक एसिड जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और यदि हम बेंजाल्डिहाइड लें जिसमें R की जगह फेनिल समूह है, C6H5 समूह, तो उस केस में इस तरह का सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH, जो कि दोनों ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म पार्ट लें। ये मेलोनिक एस्टर है। कार्बनिक क्षार क्या करता है, इसमें जो सक्रिय मेथिलीन समूह का एक हाइड्रोजन है उसको प्रोटॉन के रूप में एक्सट्रैक्ट करके BH के रूप में उसमें से निकल जाता है और इस प्रकार का कार्बन आयन प्राप्त होता है। अब ये कार्बन आयन नाभिक स्नेही के रूप में इस कार्बोनिल समूह के धनात्मक केंद्र कार्बन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो धनात्मक केंद्र कार्बन पर ये कार्बन आयन आक्रमण करता है और उससे इस प्रकार की स्पीशीज प्राप्त होती है। ये किसी भी सोर्स से प्रोटॉन ग्रहण करके और इस तरह का उत्पाद देती है। जल अपघटन करने पर दोनों ही एस्टर समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। और अब जैसा कि बताया, इसको जब गर्म करेंगे तो इधर से जल के अणु का विलोपन होगा, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड का विलोपन होगा,
और इस तरह से अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल अंतिम उत्पाद के रूप में, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म है रिएक्शन का। नाउ वी कम टू नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिफॉर्मस्की रिएक्शन, रिफॉर्मस्की अभिक्रिया। इस रिफॉर्मस्की अभिक्रिया में एल्डिहाइड की क्रिया जिंक और अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ की जाती है, और उसके साथ करने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका पहले जल अपघटन करते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं। तो इसमें भी अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो है उसमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अल्फा ब्रोमो एस्टर का मतलब क्या है? ये एस्टर समूह है, उसके बाद वाला अल्फा कार्बन है और उस पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो अब इसका यदि हम रिएक्शन का मैकेनिज्म पार्ट देखें तो ये अल्फा ब्रोमो एस्टर है, ये पहले जिंक के साथ इस तरह का एडक्ट बनाता है, ये जिंक कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इस तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इसमें ध्रुवीकरण इस तरह से होता है, ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है उस एटम का। तो अब इसमें ये एल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा, एल्डिहाइड में पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जुड़े और धनात्मक कार्बन पर ये जो नेगेटिव पार्ट है वो आकर के जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव सेंटर है उस पर पॉजिटिव पार्ट ZnBr जुड़ जाएगा। तो O के साथ ZnBr जुड़ गया, C के साथ ये पार्ट जुड़ गया और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है इसका हम जल अपघटन कर रहे हैं। तो जल अपघटन करने पर दो परिवर्तन हो रहे हैं, एक तो ये एस्टर समूह जो है वो एसिड समूह में परिवर्तित हो रहा है और OZnBr जो है वो इस तरह से इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है जल के द्वारा और वो OH में परिवर्तित हो जाता है। अब इस उत्पाद को गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर इस तरह से यहां से जल के अणु का विलोपन होता है और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये रिफॉर्मस्की रिएक्शन है, इसमें भी किसी न किसी रूप से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है और वो एल्डिहाइड के पॉजिटिव सेंटर कार्बन पर अटैक करके प्रोडक्ट देता है। नाउ नेक्स्ट इज मैनिक रिएक्शन। अब इस मैनिक रिएक्शन में एल्डिहाइड जिसमें कि मुख्यतः फॉर्मल्डिहाइड जो है वो संघनन अभिक्रिया देता है, कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। किसके साथ? Aldehydes, mainly formaldehyde, undergo condensation with compounds with active hydrogen like enolizable ketone. इनोलाइजेबल कीटोन यानी कि वे कीटोन जो कि इनॉल में परिवर्तित हो सकते हैं या बेसिकली जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो इनोलाइजेबल कीटोन होगा। तो इनोलाइजेबल कीटोन के रूप में हम इसमें यहाँ पर एसीटोफिनोन काम में ले रहे हैं, C6H5COCH3 ये कीटोन समूह है, उसमें एक तरफ मैथिल और एक तरफ फेनिल समूह है। तो इनोलाइजेबल कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक बेस, कार्बनिक क्षार जिसमें कि सेकेंडरी अमीन नॉर्मली हम काम में लेते हैं और उनकी जब आपस में अभिक्रिया की जाती है सामान्यतः अम्ल की उपस्थिति में तो उससे बीटा एमिनो कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, यानी कि वो कार्बोनिल यौगिक जिसमें बीटा स्थान पर एक अमीन समूह उपस्थित हो तो वो बीटा अमीनो कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं और ये बीटा अमीनो कार्बोनिल यौगिक जो है वो मैनिक क्षार कहलाते हैं और इसलिए इस अभिक्रिया को मैनिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये इनोलाइजेबल कीटोन यानी कि एसीटोफिनोन है, फॉर्मल्डिहाइड है और ये ऑर्गेनिक बेस सेकेंडरी अमीन है, ये आपस में कंडेंस होते हैं और इस तरह का उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें ये कीटोन ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप है, तो इनमें प्रायोरिटी में कीटोन पहले आता है, तो कीटोन के बाद वाला ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा है और बीटा पोजीशन पर क्योंकि अमीन समूह है तो ये बीटा अमीनो कीटोन है जो कि मैनिक क्षार है और ये अभिक्रिया मैनिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट इज विटिग रिएक्शन, विटिग अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया है ये कार्बोनिल यौगिकों को एल्कीन में परिवर्तित करने के लिए काम में ली जाती है और इसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स काम में आते हैं, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें
कार्बन के साथ फास्फोरस जुड़ा हुआ हो, इस तरह के कंपाउंड। और इसमें मेनली हम फास्फोरस हाइलाइड काम में लेते हैं। तो ये कोई कार्बोनिल यौगिक है जिसमें R1 और R2 कोई भी एल्काइल ग्रुप है, इसको फास्फोरस हाइलाइड से क्रिया करते हैं, तो इस तरह का एल्कीन जो है अभिक्रिया में प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ये जो फास्फोरस हाइलाइड हम यूज में ले रहे हैं, वो फास्फोरस हाइलाइड जो है वो किस तरह से प्राप्त होते हैं? ये है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, PH3 फॉस्फीन होता है, उसमें तीनों हाइड्रोजन की जगह 3 फिनाइल ग्रुप हैं, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। इसको हम एल्किल हैलाइड के साथ, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, उसके साथ क्रिया करते हैं, तो इस तरह का उत्पाद प्राप्त होता है। और ये जो उत्पाद है उसको फेनिल लिथियम C6H5Li के साथ क्रिया करते हैं, तो ये उत्पाद प्राप्त होता है। और ये जो उत्पाद है ये फास्फोरस हाइलाइड कहलाता है। इसमें इस तरह से ध्रुवीकरण होता है, ये धनात्मक भाग है और ये ऋणात्मक भाग है मॉलिक्यूल का, फास्फोरस हाइलाइड है। अब ये फास्फोरस हाइलाइड जो है ये कार्बोनिल यौगिक से क्रिया करता है, तो इसमें फिर वही जो नेगेटिव सेंटर है हाइलाइड का, वो कार्बोनिल समूह के धनात्मक केंद्र इस कार्बन पर आक्रमण करता है और वो आक्रमण करके और इस तरह का एल्कीन देता है, और ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड जो है इसमें सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया विटिक अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है, जो कि कार्बोनिल यौगिकों को एल्कीन में परिवर्तित करने के लिए काम में आती है। और इस अभिक्रिया में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो सामान्यतया एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कार्बोनिल यौगिकों से रिलेटेड। अब इसकी कुछ और रिएक्शंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।